दोस्तों, आज हम देखेंगे एक तमिल मूवी की एक्सप्लेनेशन। वैसे तो हमने बहुत से लोगों को देखा है जो अरब कंट्रीज में जाकर कमाते हैं। पैसों और नौकरियों की वहाँ कोई कमी ही नहीं। कितनों का सपना भी होता है कि अरब कंट्रीज में जाकर कमा लाए और अपने घर की हालात सुधार ले। ये कहानी ऐसे ही दो दोस्तों की है जिनका यही सपना इन्हें बहुत ज़्यादा महंगा पड़ा, जिस सपने को बहुत बड़ी कीमत इन्हें चुकानी पड़ी। तो स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। स्टोरी स्टार्ट होती है दुबई एयरपोर्ट से, जहां दो मलयाली युवक हमें दिखते हैं। इनके नाम है नजीम और हकीम। बहुत से सपने आंखों में लेकर ये लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। अपने देश में वापस जाते हुए बहुत से पैसे लेकर जाएंगे, ऐसा सोचा इन लोगों ने, मगर हुआ कुछ और ही। अब ये दोनों एयरपोर्ट पर है और किसी से बात भी नहीं कर सकती, क्योंकि इन्हें मलयालम के अलावा कोई और लैंग्वेज आती ही नहीं। इन दोनों की बातों से हमें ये समझता है कि ये किसी कंपनी के थ्रू यहाँ आए थे, मगर उस कंपनी से इन्हें ड्रॉप करने कोई भी आता नहीं। अब इन्हें आकर बहुत समय हो गया, किसी से बात भी नहीं कर पा रहे थे, परेशान हो रहे थे। तभी एयरपोर्ट पर एक काम करने वाला आदमी मलयालम जानता है, वो इनसे बातें करता है, इन्हें उस कंपनी का नंबर मांगता है और उस कंपनी को कॉल कर देता है, मगर उस कंपनी से कोई भी कॉल रिसीव नहीं करता। शायद वो कंपनी कोई फ्रॉड कंपनी थी। अब ये दोनों परेशान एयरपोर्ट पर ठहरे हुए थे। तभी वो देखते हैं इन्हीं की तरह बहुत से लोग यहाँ काम ढूंढने आए थे, मगर उन्हें उनकी कंपनियाँ ड्रॉप कर रही थी। वो अपने अपने डेस्टिनेशन पर जा रहे थे। नजीम और हकीम अब एयरपोर्ट के बाहर आ जाते हैं। रात हो गई थी, मगर कहाँ जाना इन्हें पता नहीं था। तभी इनके पास एक आदमी आता है जो अरब का शेख लग रहा था। वो इन लोगों के पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट देखता है। उसे पता चल जाता है कि ये जिस कंपनी थ्रू आए हैं वो कंपनी इन्हें ड्रॉप नहीं कर रही। वो इनसे बात करता है। इन्हें लगता है ये इन दोनों को लेने आया है, क्योंकि उस आदमी की बातें इन दोनों को समझ नहीं आ रही थी और इन्हें उसकी भाषा भी नहीं आती थी। अब हकीम और नजीम उस शेख के साथ जाने लगते हैं। उस शेख के पास एक छोटा टेम्पो था, उसी में ये दोनों बैठ जाते हैं। कंपनी बड़ी ऐसी गाड़ी भेजेगी, ऐसा कंपनी ने कहा था, मगर टेम्पो देख दोनों थोड़ा चौंक जाते हैं। मगर अब ये दोनों इस बात को इग्नोर करते हैं, क्योंकि इन्हें ऐसे पैसे कमाने थे, काम करना था और पैसे घर भेजने थे। यही सपने दिल में संजोए वो उस शेख के साथ चल पड़ते हैं। अब थोड़ी देर में टेम्पो एक जगह रुकता है और शेख हकीम को उतरने को कहता है। यह एक भेड़ियों का काफिला था। यहाँ पर एक दूसरा शेख काफिल था। ये पहले वाला शेख हकीम को उस दूसरे शेख को सौंप देता है और नजीम को अपने साथ चलने को कहता है। ये जगह एक रेगिस्तान था। अब नजीम और हकीम को लगता है वो दोनों गलत आदमी के साथ आ गए, मगर उनके पास और कोई भी चारा नहीं था। अब हकीम को वहाँ छोड़ वो शेख नजीम को अपने साथ ले आता है। अब नजीम को समझता है कि वो जिस कंपनी के भरोसे यहाँ आए थे वो कंपनी ये नहीं, और वो जो शेख इन्हें एयरपोर्ट से लाया वो काफिल था। उसने नजीम और हकीम को दो अलग अलग काफिलों को बेच दिया था। अब इधर नजीम के पास जो लोग थे उन्हें नजीम की भाषा नहीं आती और नजीम को उनकी भाषा नहीं आती थी। अब अपने देश से इतने दूर नजीम जिस दोस्त के साथ आया था उस दोस्त से भी अलग हो गया था। अब इस रेगिस्तान में वो बहुत अकेला था। वो वही एक साइड में बैठकर रोता है। उसे नींद भी आती नहीं। वो सोचता है उसकी अपने देश में अपने गांव की ज़िंदगी। अब कहानी जाती है पास्ट में। नजीम उसके गांव में नदी से बालू निकालने का काम करता था। सब कुछ ठीक ठाक था, मगर वही उसके साथ काम करने वाला संतोष नाम का आदमी था। उस संतोष का साला सऊदी में काम कर अच्छा खासा कमा लेता था, ऐसा उसे समझता है। ये बात नजीम को भी पता थी कि सऊदी में जाकर लोग बहुत पैसा कमाकर अपने घर के हालात सुधारते हैं। अब नजीम भी सऊदी जाने का सोच रहा था,
तभी उसे पता चलता है पासपोर्ट बनाने के लिए 30,000 रुपये लगेंगे। अब 30,000 रुपये तो नजीम के पास नहीं थे। नजीम को सऊदी जाकर पैसा कमाना था। ये बातें वो अपनी बीबी साइना को भी कहता है और उसके गहने बेचकर 30,000 रुपये जोड़ लेता है और संतोष के साले की मदद से पासपोर्ट बनवा लेता है और इस कंपनी में नौकरी ढूंढ लेता है। अब जिस कंपनी के भरोसे वो सऊदी गया वो तो वहाँ पहुँचा नहीं। वो प्रेजेंट टाइम में यहाँ था, रेगिस्तान में। अब वो रेगिस्तान में लेटा लेटा अपनी बीवी साइना के बारे में सोचता है, जो अभी प्रेग्नेंट थी। वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था। उसकी बीवी भी बहुत समझदार थी। वो भी नजीम से बहुत प्यार करती। नजीम सब ठीक करेगा, इस पर उसका भरोसा था। अब नजीम को शेख लात मारता है, दूसरी तरफ जाकर सोने को कहता है। नजीम चुपचाप वहाँ से उठकर दूसरी ओर जाकर सोता है। अब इस रेगिस्तान में दूसरा दिन सुबह हो गई थी। उसे वहाँ पर एक बहुत ही बूढ़ा आदमी मिलता है। उस आदमी को हिंदी आती है। नजीम भी थोड़ी थोड़ी हिंदी जानता था। यहाँ वो आदमी कहता है, यहाँ मैं भेड़ों को चराने का और दूध निकालने का काम करता हूँ। वो बूढ़ा उसे कहता है, ये दूध का बर्तन काफिल को दे आओ। मगर नजीम को ये बात समझती नहीं। वो खुद ही दूध पीने लगता है। अब वो बूढ़ा आदमी नजीम को डांटता है और दूध काफिल को देने को कहता है। नजीम शेख को दूध देकर आता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो गलत जगह आ गया। उस शेख को नजीम की बातें समझती नहीं। वो उसे अरबी भाषा में डांटता है, कहता है जाकर उस बूढ़े से काम सीखो। नजीम बहुत रोता है, परेशान होता है। उसे वही काफिल दिखता है जिसने नजीम को यहाँ लाया था। नजीम उस काफिल को समझाता है, मैं गलती से यहाँ आ गया, मुझे जाने दो। मगर वो काफिल भी उसकी बातों को इग्नोर करता है और वो काफिल हंसता हुआ नजीम से कहता है, जाकर यही काम सीख लो। वो काफिल रोटियां बनाता है जो बहुत ही जाड़ी थी। नजीम को वो रोटी खाने को कहता है, सब्जी भी देता नहीं। तो नजीम रोटी को पानी में भिगोकर खाने लगता है। बेचारा आया था यहाँ ज़िंदगी बनाने, मगर उसकी ज़िंदगी जहन्नुम बन गई थी। वो सपने में भी नहीं सोच सकता था कभी ऐसा उसके साथ होगा। परेशान नजीम चुपचाप यहाँ बैठ जाता है और अपने गांव की ज़िंदगी याद करता है। अब नजीम उस बूढ़े के पास आता है और टूटी फूटी हिंदी में उससे बात करता है। वो बूढ़े से पूछता है, यहाँ से रोड किधर है? तब वो बूढ़ा कहता है, बहुत दूर है। वो बूढ़ा भी यहाँ फंसा हुआ ही था। वो बूढ़ा कहता है, मैं तो खुद का नाम भी भूल गया और कितने सालों से यहाँ हूँ ये भी अब मैं जानता नहीं। अब उस बूढ़े की बातें सुन तो नजीम हक्का बक्का रह जाता है। उसे कुछ समझ ही नहीं आता, करे तो क्या करे। नजीम अब सोच में पड़ जाता है कि वो यहाँ से बाहर कैसे निकलेगा, घर पैसे कैसे भेजेगा। साइना प्रेग्नेंट थी, उसके बच्चे का ख्याल कैसे रखेगी। मगर पैसों को लेकर परेशानी होगी, ये भी उसे लग रहा था। यही बातें सोच वो रो रहा था। रात होती है और नजीम को याद आती है घर की कहानी। अब कहानी जाती है पास्ट में, जहां सऊदी जाने से पहले साइना के साथ वक्त बिता रहा था। उन दोनों ने मिलकर अपने बच्चे का नाम भी सोच लिया था। वो खुश थे, सऊदी जाकर ज़िंदगी और अच्छी होगी, घर के हालात सुधरेंगे, ऐसा उन्हें लग रहा था। जब नजीम हकीम के साथ सऊदी जाने के लिए निकला और ट्रेन में बैठा, तब वो माँ और साइना को खुद का ख्याल रखने को कहता है। और इस तरह नजीम और हकीम सऊदी आए थे। अब सुबह जब नजीम नींद से उठता है और पानी से मुंह धो रहा था, तभी वहाँ काफिल आकर उसे मारता है, क्योंकि यहाँ पानी बहुत महंगा था। ये लोग पानी पैसों से लाते हैं। नजीम को पानी इस्तेमाल करता देख शेख उसे मारता है। अब वहाँ पानी का टैंकर आता है। नजीम टैंकर वाले से सब हकीकत बताता है, मगर उसे कुछ समझ नहीं आता। टैंकर वाले के लिए ये कुछ नया नहीं था।
वो नजीम को कुछ रिस्पॉन्स नहीं देता। तभी वहाँ पर काफिल आकर नजीम को मारता है और नजीम पर बंदूक तानता है। तभी पानी की टंकी भर जाती है और काफिल पानी की ओर भागता है। यहाँ पानी को सोने की तरह देखा जाता था। बहता पानी देख नजीम को गांव की नदी की याद आती है। गांव में पानी की कमी नहीं थी। वो अपनी बीवी साइना के साथ गांव की नदी में तैरता था। गांव की जिंदगी में वो बहुत खुश था। नदी में तैरना उसे बहुत अच्छा लगता। इसलिए कहते हैं, आपके पास जो है उसमें खुश रहने का प्रयास करो। यहाँ पानी के एक एक बूंद के लिए नजीम मोहताज हो गया था। वो बहुत ही परेशान भी था। हमें यहाँ ये समझता है कि नजीम को तमिल के अलावा कोई और लैंग्वेज आती नहीं थी, इसीलिए उसे यहाँ फंसाने में काफिल को आसानी हुई, क्योंकि वो किसी से हेल्प नहीं मांग पाता था। नजीम को लग रहा था काफिल ने उसे गलती से यहाँ लाया, मगर सच तो ये था काफिल ने उन्हें जानबूझकर यहाँ लाया था। अब दूसरे दिन सुबह काफिल नजीम को मार कर उठाता है और कहता है, भेड़ों का दूध निकालो। नजीम को भेड़ का दूध निकालने को आता नहीं। वो जैसे तैसे दूध निकालने की कोशिश करता है, मगर भेड़ उसे लात मारती है। नजीम सोचता है, रोज़ तो वो बूढ़ा दूध निकालता था, आज वो बूढ़ा कहीं दिख नहीं रहा था। अब शेख नजीम को दूध निकालने को सिखाता है। अब वो बूढ़ा भी यहाँ नहीं था, तो रोज़ उस बूढ़े का काम नजीम कर रहा था। भेड़ों को चारा देना, दूध निकालना, उनके सारे काम नजीम करने लगा था। ऐसे ही यहाँ पर उसे बहुत दिन बीत जाते हैं। नजीम ये सब काम कर रहा था, जैसे तैसे दिन गुजार रहा था। नजीम गाड़ी के शीशे में खुद को देखता है। नजीम की हालात बहुत ख़राब हो गई थी। वो बहुत ही दुबला हो गया था। उसकी दाढ़ी तो बहुत बढ़ गई थी। वो परेशान दिख रहा था। अब नजीम को याद भी नहीं था कि वो कितने दिनों से यहाँ पर है। वो इस ज़िंदगी से बहुत तंग आया था। वो बहुत रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, मगर उसे सुनने वाला यहाँ कोई भी नहीं था। उसे लगता है कि वो यहाँ से निकल पाएगा भी या नहीं, या यहीं फंसा रह जाएगा। वो खुदकुशी करने के लिए एक ऊंची जगह पर आता है। तब वो वहाँ से देखता है, नीचे बहुत से गीदड़ कुछ नोच रहे थे। शायद वो किसी की लाश थी। नजीम पास जाकर देखने पर उसे समझता है कि ये उसी बूढ़े की लाश थी जो पहले यहाँ काम करता था। उस बूढ़े ने खुदकुशी कर ली होगी, या उससे कुछ काम नहीं हो रहा था, इसीलिए इन्हीं लोगों ने उसे मार दिया होगा। ये बातें सोच नजीम बहुत ज़्यादा रोता है। अब उसे उस बूढ़े में खुद का फ्यूचर दिख रहा था। अपना भी यही हाल होगा, ये सोच उसकी रूह काँप रही थी। अब वो गिधड़ नजीम पर हमला करते हैं। खुद को जैसे तैसे बचाकर नजीम वहाँ से ऊपर भागाता है और साइना ने उसे दिया आचा सूंघ रोने लगता है। अब वो सोचता है अपने परिवार के लिए यहाँ से बाहर निकलना होगा। उसे यहाँ पर मरना नहीं था, वापस अपने घर परिवार के पास जाना था। अब दूसरे दिन वो भेड़ चराते चराते थोड़ी दूर आ जाता है। सच तो ये था, अब उसे यहाँ से भागने का रास्ता ढूंढना था। अब नजीम वहाँ से भागने लगता है। तभी काफिल की नज़र उस पर गिरती है। उसे भागता देख काफिल अपने ऊंट पर बैठ उसका पीछा करता है और उस पर गोलियां चलाता है। काफिल नजीम को फिर से वहीं पर लाता है और बहुत मारता है। उसके पैरों को अब बहुत जख्मी करता है और भेड़ों के बीच में नजीम को फेंक देता है। यहाँ उस काफिल की नज़रों में नजीम सिर्फ एक उसका गुलाम था। नजीम के जान की कोई कीमत नहीं थी। उसकी हालत जानवरों जैसी हो गई थी। अब नजीम को जब प्यास लगती है तब नजीम जानवरों का झूठा पानी पी लेता है। यानी यहाँ उसकी जान सिर्फ उसे ही बचानी थी। अब यहाँ रहते रहते बहुत समय बीत जाता है। नजीम का हुलिया बुरी तरह बिगड़ गया था। वो बहुत ही कमज़ोर हो गया था। उसने अब यहाँ से निकलने की होप ही छोड़ दी थी। वो अब यहीं फंस गया था। उसे लग रहा था वो यहाँ से कभी नहीं निकल पाएगा। तभी एक दिन वो भेड़ चराते चराते थोड़ी दूर चला जाता है और अचानक से बारिश होने लगती है।
तब वो एक गुफा में बैठ जाता है तो इधर उधर देखता है। उसे कोई गाना गुनगुनाता सुनाई देता है। ये वही गाना था जो हकीम गुनगुनाता था। अब हकीम को ढूंढने के लिए वो इधर इधर भटकता है और उसे हकीम दिख जाता है। नजीम जैसे ही नजीम हकीम को देखता है वो दोनों थोड़ा खुश हो जाते हैं। उन्हें थोड़ी राहत मिली थी। वो अपने इस हालात पर बहुत रोते हैं। हकीम नजीम से बहुत कुछ कहना चाह रहा था, तभी उसका काफिल वहाँ पर आ जाता है और हकीम को मारता हुआ ले जाता है। तब मगर नजीम हकीम से मिलकर थोड़ा खुश हो गया था। उसने हकीम से कहा था यहाँ से हम बाहर निकलेंगे, मगर उसे खुद ही नहीं पता था कि निकलना कैसे है। अब कुछ दिनों बाद नजीम को हकीम का एक लेटर मिलता है। उसमें हकीम ने लिखा था कि उस दिन उसके काफिल ने उसे बहुत मारा, मगर यहाँ से निकलने का रास्ता एक आदमी को पता है जो यहाँ पर रहता है। उसे बहुत साल हो गए यहाँ रहते रहते और नजीम को फिर उसी जगह मिलने को कहता है। अब हकीम और नजीम कुछ दिनों बाद फिर से वहीं पर मिलते हैं। इस बार हकीम के साथ इब्राहिम नाम का आदमी था जो एक अफ्रीकन था। वो भी इनकी तरह यहाँ फंस गया था। अब ये तीनों यहाँ से भागने का सोचते हैं। इब्राहिम अब इन दोनों को कहता है कुछ दिन में काफिल के बेटे की शादी है, सब लोग दावत में जाएंगे, यहाँ सिर्फ गुलाम यानी हम लोग ही रहेंगे, तब हम यहाँ से निकल सकते हैं। अब होता भी ऐसे ही है। काफिल के बेटे की शादी में सब काफिल जाते हैं और ये तीनों यहाँ से भागने की तैयारी करते हैं। सबके जाने के बाद नजीम पहले तो नहा लेता है, जो यहाँ आने के बाद नहाया नहीं था। अब वो वही कपड़े पहनता है जो उसने यहाँ आते हुए पहने थे। हम देखते हैं कि वो बहुत ही खराब हो गया था, हड्डियों का ढांचा ही जैसे, क्योंकि ये काफिल उनसे काम तो करवा लेते मगर खाना नहीं देते थे। जितने में ये जिंदा रह सके उतना ही इन्हें खाना मिलता। अब नजीम भेड़ों को चारा देकर वहाँ से निकल जाता है। अब ये तीनों यहाँ से भागते हैं। चलते चलते रात हो गई थी। इन तीनों को बहुत प्यास लगती है। तभी उन्हें आगे एक बड़ा काफिला दिखता है, इनके काफिले जैसा, जहाँ से पानी चुराने का ये लोग सोचते हैं। मगर वहाँ का काफिल इन पर गन से फायर करने लगता है। जैसे तैसे ये तीनों वहाँ से जान बचाकर भागते हैं और वही रेगिस्तान में एक जगह सो जाते हैं। अब सुबह उठते हैं तो देखते हैं रात में वहाँ से भागने के चक्कर में वो रास्ता भटक गए थे। अब दूर दूर तक रेत ही रेत थी, कहीं कुछ रास्ता नहीं दिख रहा था। यहाँ से निकलना अब नामुमकिन सा लग रहा था। अब हकीम को बहुत प्यास लगी थी। उसे एक जगह बहुत सारा पानी और ऊंट दिखता है। वो भागता हुआ पास जाकर देखता है तो उसे वहाँ सिर्फ मरा हुआ ऊंट दिखता है। रेत और धूप की रिफ्लेक्शन से हकीम को वो पानी दिख रहा था। हकीम बहुत मायूस हो जाता है और रोने लगता है। अब ये तीनों एक जगह रुककर अपने खुदा को याद करने लगते हैं। तभी अचानक से बहुत सारे जहरीले सांप ऊपर आते हैं और इनकी तरफ आ जाते हैं। हकीम और इब्राहिम जैसे तैसे उन सांपों से बचकर ऊपर जाते हैं, मगर नजीम वहीं सांपों के बीच फंस जाता है। इब्राहिम उसे कहता है हिलो मत, और वो सांप वहाँ से चले जाएंगे। होता भी ऐसे ही है। नजीम की किस्मत ही थी जो वो बच गया था। अब रेगिस्तान में चलते चलते इन्हें 3 दिन हो गए थे, मगर जाना कहाँ इन्हें पता ही नहीं था। अब ये लोग थक गए थे, हार चुके थे। नजीम के पैरों में तो छाले पड़ गए थे, वो अब चल नहीं सकता था। तभी इब्राहिम अपना जैकेट फाड़कर नजीम के पैरों में बांध देता है और ये आगे बढ़ते हैं। अब हकीम की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। प्यास के मारे उसकी जान जाने वाली थी। तब इब्राहिम उसे अपना पसीना पिला देता है। अब हकीम को वहाँ काफिल से भागने का पछतावा होने लगता है। वो पूरी तरह टूट गया था। उसे लग रहा था यहाँ से बचकर जाना नामुमकिन है।
उसे लग रहा था काफिले में वहीं जानवरों वाली जिंदगी इससे अच्छी थी। अब थोड़ा चलते चलते हकीम को उस रेगिस्तान में फिर से पानी दिखने लगता है और रेगिस्तान में उसे शहर भी दिखने लगता है। उसे उसके सामने बहुत सारा खाना दिखता है जिस पर वो टूट पड़ता है। असल में हकीम की मेंटल स्थिति अब बिगड़ गई थी। वो पूरी तरह से स्ट्रेस में था और वो पागल हो गया था। अब थोड़ी ही देर में रेत खाने लगता है। हकीम पागलपन में बहुत सारी रेत खा लेता है। जब नजीम और इब्राहिम उसे रोकते हैं तो उन्हें मारने लगता है। अब थोड़ी ही देर में हकीम को खून की उल्टियाँ होती है और वो वहीं पर मर जाता है। ये देख तो नजीम भी बौखला जाता है। उसकी हिम्मत टूट जाती है। वो रोता है मगर उसे घर वापस जाना था। इब्राहिम देखता है रेत का तूफान आ रहा था। वो दोनों तूफान से जैसे तैसे बच जाते हैं मगर हकीम की लाश उस तूफान में रेत के नीचे दब गई थी। अब ये दोनों आगे बढ़ते हैं। इन दोनों की हालत भी अब बहुत ख़राब हो गई थी। इब्राहिम खुद की परवाह ना कर नजीम को संभालता है। तभी उसे वहाँ एक छिपकली दिखती है जिससे इब्राहिम को ये समझता है कि यहाँ आसपास कहीं तो पानी का कुआं है। वो छानबीन करने लगते हैं और उन्हें सच में पानी मिल जाता है। दोनों जी भरकर पानी पी लेते हैं और थोड़ा पानी इब्राहिम साथ में ले लेता है। बहुत दिनों बाद उन्हें पानी मिला था। वही थोड़ी देर आराम करने के बाद ये आगे बढ़ते हैं। देखते हैं उन्हें दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत दिख रही थी। कहीं पर भी रोड का नामो निशान नहीं था। ये देख दोनों हिम्मत हारते हैं। अब दूसरे दिन जब नजीम की आँख खुलती है तो वहाँ पर वो अकेला था। उसे इब्राहिम कहीं भी नहीं दिखता। क्या हुआ होगा इब्राहिम के साथ, या वो नजीम को छोड़कर कहीं चला गया। उस कुएं से बोतल में भरा पानी भी वहीं पर था। अब नजीम बहुत परेशान हो गया था। वो अकेला ही था। उसका दिमाग बंद हो जाता है। फिर भी वो हिम्मत बनाए रखता है और आगे चलते रहता है। उसे घर पहुंचना था। अब रेत में अकेले चलते चलते भी नजीम को बहुत वक्त बीत गया। उसके पास का पानी भी ख़त्म हो जाता है। नजीम की हालत अब बहुत ख़राब हो गई थी। उसे एक कदम भी चलना मुमकिन नहीं लगता। वो उठता है और उसके हाथों से पानी की बोतल एक सख्त जगह पर आकर गिर जाती है। ये रोड था। रोड देख नजीम के शरीर में मानो शक्ति आ गई थी। वो रोड की ओर भागता है और रोड पर आ जाता है। उसे बचने की उम्मीद मिल गई थी। उसे लग रहा था यहाँ से वो बचकर निकल जाएगा। वो एक ट्रक से मदद मांगता है मगर उसे हेल्प नहीं मिलती। अब उसके पास एक बड़ी कार आकर रुक जाती है और उसमें से एक शेख बाहर निकलता है। वो शेख नजीम को गाड़ी में बिठाता है और नजीम को पानी देता है और उसे अच्छे से बात करता है मगर नजीम को शेख की बातें समझ नहीं आती। शेख नजीम को शहर ले आता है क्योंकि लैंग्वेज की समझ ना होने के कारण उसे कुछ भी समझता नहीं। उस शेख को नजीम की बातें समझ नहीं आती मगर उसकी हालात उसे देखी नहीं जाती। वो नजीम को पानी देता है और शहर की ओर लाता है। नजीम को खाना खिलाने के लिए वो एक होटल में लाता है मगर यहाँ नजीम की किस्मत उसे साथ देती है। जिस होटल में वो शेख के साथ आया उस होटल का ऑनर एक मलयालम आदमी था। वो नजीम से पूछताछ करता है, उसे नहलाता है, खिलाता है और उसे घर वालों को फ़ोन लगाकर देता है। नजीम ने सारी बातें उस होटल के ऑनर से कही थी। यहाँ घर पर बात कर नजीम बहुत रोता है। उसके जान में जान आ गई थी। यहाँ ये समझता है कि नजीम को घर से बाहर आकर 4 साल बीत गए थे। उसके घर पर भी सब लोग बहुत परेशान थे। नजीम की वाइफ जो प्रेग्नेंट थी उसे अब बेटा हो गया था। नजीम को बहुत राहत मिली थी। उसने घर वालों से मिलने की उम्मीद नहीं छोड़ी थी। शायद इसीलिए उसने इतना बड़ा रेगिस्तान भी पार किया और उस रेगिस्तान से जिंदा लौटा था।
उम्मीद पर दुनिया कायम है, ये सच ही है दोस्तों। ये भी हमें समझता है। अब हर हाल में उसे घर जाना था, मगर उसके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं थे। वहाँ की पुलिस उसे एक जेल में रखती है। उस जेल में उसके जैसे बहुत से लोग थे जो काफिलों से भाग आए थे। पुलिस स्टेशन में वो इब्राहिम की भी फ़ोटो देखता है, मगर उसे इब्राहिम के बारे में कुछ पता चलता नहीं। अब इस जेल का भी एक रूल था। यहाँ काफिलों को बुलाया जाता था और जिस काफिले से ये लोग भाग आए थे, वहाँ इन गुलामों को भेज दिया जाता था। अब काफिल गुलामों को दोबारा काफिले में ले जाते थे और फिर तो उन गुलामों की हालत बद से बदतर हो जाती थी। अब गुलामों के लाइन में खड़ा था नज़ीम, और यहाँ आता है वही काफिल जो नज़ीम को एयरपोर्ट से ले गया था। नज़ीम ये देख बहुत परेशान होता है। थोड़ी देर में तो इमेजिन भी कर लेता है कि काफिल ने उसे पहचान लिया और उसे मारता हुआ ले जा रहा है, मगर ऐसा होता नहीं। काफिल उसके पास से गुजर जाता है। उसने नज़ीम को पहचाना था, मगर काफिल नज़ीम को पहचान तो लेता है मगर नहीं पहचाना ऐसा दिखा देता है, मगर वो उसे यहाँ से ले जा नहीं सकता था क्योंकि नज़ीम ऑफिशियली गुलाम नहीं था। 4 साल पहले इस काफिल ने धोखे से हकीम और नज़ीम को काफिले में ले गया था। इसीलिए वो काफिल नज़ीम के पास आकर भी चुपचाप बाहर चला जाता है। शायद नज़ीम और हकीम की कंपनी ठीक ठाक भी होगी, कोई फ्रॉड नहीं होगा। इन सब में बेचारा हकीम मारा गया। नज़ीम 4 साल तक जानवर की ज़िंदगी जी आया था, मगर इब्राहिम ऑफिशियली गुलाम था, फिर भी इनके साथ भाग रहा था। मगर उसका क्या हुआ किसी को पता नहीं। अब नज़ीम को 3 महीने तक वहाँ रखा जाता है, उसी जेल में। और नज़ीम जैसे ही बहुत से लोग थे जो फंसाए गए थे और विदाउट डॉक्यूमेंट काफिले से भाग आए थे, उनके साथ उसे भी इंडिया भेजा जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी ज़रूर बताना। इस स्टोरी से इतना तो समझ गया कि अगर हम कहीं जाए तो वहाँ की हमें भाषा आना ज़रूरी है और हमारे पास जो है उसमें खुश रहना सीखना चाहिए और विदाउट प्रिपरेशन किसी अन्य देश में नहीं जाना चाहिए। उन्हें अरबी भाषा ना आने के कारण ही उस काफिल ने उन्हें फंसा लिया था। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। नज़ीम नाम का मलयाली आदमी और उसका दोस्त हकीम की ये कहानी है। ये लोग ऐसे ही फंसे गए थे और जब नज़ीम बचकर घर आया तब उसने इस अपने स्ट्रगल पर एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द गोट लाइफ, क्योंकि वहाँ काफिले में गुलाम बने लोगों को भेड़ बकरियों जैसी ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर किया जाता था। ऐसे हज़ारों लोग इस काफिले में फंसते हैं और वो वहीं पर मर जाते हैं। कोई बचकर भागता है तो कोई वहीं पर मर जाता है। 2% लोग हो गए जो उस काफिले से, उस रेगिस्तान से बचकर अपने गांव आते हैं, जैसे नज़ीम आया था।